हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। और मेरा नाम है सुशील एंथोनी और मेरा चैनल का नाम है एंथोनीज बायोलॉजी ट्यूटोरियल्स 11th एंड 12th। मैं आपके लिए 11th और 12th की भी तैयारी कराता हूँ सीबीएसई पैटर्न पे और एनसीईआरटी की बुक से। सेकंड चीज़, ये जो मेरी लेक्चर्स हैं, ये लेक्चर्स नॉट ओनली फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन, मगर इसके अंदर ऐसा डिटेल एक्सप्लेनेशन है कि जो कि आपको नीट की प्रिपरेशन के लिए या दूसरे पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए जिसके जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसके लिए भी आपको हेल्प करेगा। और अब तक हम लोगों ने ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे थे। ह्यूमन फिजियोलॉजी में से हम लोगों ने अभी तक रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्या कर लिया है, कवर कर दिया है। रेस्पिरेटरी सिस्टम के बाद अब हम लोग यहाँ पर आज से नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसे हम बोलते हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। इज दैट क्लियर? अब डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन आज से हम शुरू करेंगे और शुरू करने से पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि जितने भी क्लासेस मैंने अभी ली है, व्यूज़ उसमें बहुत कम आ रहे हैं। जो भी बच्चे हमारे इस चैनल को या मेरे इस क्लासेस को देख रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि ये जो मैंने चैनल शुरू किया है, मेरे पास 20 ईयर्स क्लिनिकल एक्सपीरियंस है और मैं नर्सिंग की क्लासेस लेता हूँ, पैरामेडिकल कोर्सेज की क्लासेस लेता हूँ जिस जगह पे मैं काम करता हूँ। और आज से नहीं, एक ज़माना हो गया मुझे लेते हुए। और बायोलॉजी जो है मैं एक ज़माने से कोचिंग कर रहा हूँ, ट्यूशन कर रहा हूँ। लेकिन ये था कि मैं उसको ऑनलाइन या कभी मैंने यूट्यूब पे नहीं डाला था। इसलिए मैंने आज कुछ दिन पहले से ये डिसाइड किया था कि मैं अपने इस ज्ञान को मैं यूट्यूब पे भी डालूँगा, जिससे जो हमारे बच्चे हैं जो कि जाकर बाहर फीसेस को अफोर्ड नहीं कर सकते, वो हमारे इस चैनल को देखकर और इस कंटेंट को पढ़कर अगर उनको ये समझ में आता है और उनका कुछ इससे भला होता है तो ये मेरे लिए बड़ी गौरव की बात होगी। ठीक है, तो प्लीज़ जो लोग मेरे इस वीडियोस को देखते हैं वो उस वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे मुझे ये और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कमेंट करें, क्योंकि मुझे इससे ये पता चलेगा कि मुझे अपने कंटेंट में क्या चेंज करना है या क्या बोलते हैं अगर आपको मेरे लेक्चर बहुत टफ लगते हैं उसको कैसे सिंप्लीफाई करना है। मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही कहा कि ये आपके बोर्ड के प्रिपरेशन के साथ साथ ये आपके नीट की प्रिपरेशन के लिए भी है और ये आपके उन पैरामेडिकल कोर्सेज के एग्जामिनेशन के लिए भी है जो गवर्नमेंट लेवल पे या प्राइवेट लेवल पे कॉलेजेस बिफोर एडमिशन कराते हैं। तो रिक्वेस्ट है मेरी है कि इसको लाइक करिए, इसको शेयर करिए, इसको सब्सक्राइब करिए और सबसे इम्पोर्टेंट इसे कमेंट्स करिए। ऑलराइट, तो आज से हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, दैट इज डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। सुनने में ये बहुत सिंपल लगता है, डाइजेशन क्या चीज़ है, एब्जॉर्प्शन क्या चीज़ है। दिस इज़ वेरी सिंपल कि हम जो भी खाना खाते हैं वो हमारे पेट में जाता है, वो केमिकली टूट जाता है, केमिकली टूटने के बाद वो एब्जॉर्ब हो जाता है। एब्जॉर्ब हो जाने के बाद जो नॉन एब्जॉर्बेबल प्रोडक्ट्स हैं वो प्रोडक्ट्स हमारे फीसेस के थ्रू, हमारे स्टूल के थ्रू शरीर से बाहर चला आता है। ये कहने को बहुत आसान है। हमारे बहुत सारे बच्चे जो 11th और 11th का कोर्स, ये 11th में जो पढ़ रहे हैं, यहाँ तक कि जो 12th में भी जा चुके हैं, उनके लिए ये कन्फ्यूजन बना ही रहता है क्योंकि वो इस चैप्टर को डिटेल नहीं जानते। यहाँ पर जब हम पढ़ेंगे तो हम आपको एक एक पॉइंट के विषय में बताएंगे कि आपका डाइजेशन कहाँ से शुरू होता है, डाइजेशन में क्या क्या परफॉर्मेंस होते हैं, डाइजेशन में कौन कौन ऑर्गन्स अपना रोल को अदा करता है। दिस इज़ वेरी बिग चैप्टर। अगर आप इसे सोचते हैं कि कुछ दिनों में ख़त्म हो जाएगा, कुछ दिनों में ख़त्म तो करना बहुत आसान है, लेकिन अगर आप इसको आगे चल के, जो बच्चे नीट की तैयारियां करना चाहते हैं, अगर वो कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में बैठना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप इसको देखिए, समझिए और इसको समझ के आप मुझे कमेंट जरूर करिए। एक सेकेंड का मुझे ब्रेक देंगे। Okay, so now today we will start digestion and absorption. सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डाइजेशन है क्या चीज़। तो डाइजेशन की डेफिनेशन में लिख के लाया हूँ, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस इनटू सिंपलर एब्जॉर्बेबल फॉर्म कॉल्ड डाइजेशन। क्या समझे आप इससे? इससे समझने का मतलब ये है कि जो भी हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में खाना खाते हैं, फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए पॉलीसैकेराइड लेते हैं। पॉलीसैकेराइड तो मैंने बहुत बड़ा वर्ड आपके लिए यूज़ कर दिया है। मान लीजिए हम कुछ वेजिटेबल्स खाते हैं या हम चावल खा रहे हैं, हम गेहूं खा रहे हैं, इन सारी चीज़ों को हम खाते हैं और उसमें हमको क्या मिलता है, स्टार्च। प्लांट के फूड में
जितना भी जो ग्लूकोज रहता है, दैट ग्लूकोज इज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। स्टार्च आप जानते हैं कि दिस इज अ पॉलीसेकेराइड, ठीक है, पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड का मतलब ये हुआ कि इसके अंदर ग्लूकोज की एक बहुत लंबी चेन है, ग्लूकोज की एक बहुत लंबी चेन है, इसे ही हम बोलते हैं पॉलीसेकेराइड, ठीक है। जब ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स 10 से ज़्यादा हो जाते हैं किसी भी चेन में, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पॉलीसेकेराइड। हमें प्लांट से मिलने वाला जो भी न्यूट्रिशन है, जो भी न्यूट्रिशन है और स्टार्च जो है, वो स्टार्च ग्लूकोज के फॉर्म में होता है, बट इट इज़ अ वेरी लॉन्ग चेन। सो इतनी बड़ी लॉन्ग चेन तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में एब्जॉर्ब या तोड़ना, मतलब इसको हम इतने ही लंबी फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, या इतनी ही लंबी फॉर्म में हम इसे डाइजेस्ट भी नहीं कर सकते। खाना भी इसलिए खाते हैं ताकि हम जो भी न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, चाहे वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो चाहे वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हो। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में डिफरेंस होता है कि जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो हमें अबंडेंस में चाहिए, जिससे हमारी बॉडी का ग्रोथ एंड रिपेयर होता है, जिससे हमारी बॉडी का बिल्डअप होता है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स सच एज विटामिन्स, मिनरल्स, जो हमें बहुत कम मात्रा में चाहिए, उन्हें हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। अब ये जो स्टार्च की लंबी चेन है, ये जो पॉलीसेकेराइड की लंबी चेन है, इसको हमको क्या करना है, दिस इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स फॉर्म। कॉम्प्लेक्स फॉर्म का मतलब ये हुआ कि इस पॉलीसेकेराइड को पहले ऑलिगोसेकेराइड में टूटना पड़ेगा, यानी इससे छोटी चेन में। ऑलिगोसेकेराइड में टूटने के बाद इसको किस में टूटना पड़ेगा, मोनोसेकेराइड में। नो दिस इज अ सिंपलर फॉर्म, मोनोसेकेराइड इज अ सिंपलर फॉर्म, यानी कि हमें इस स्टार्च को जो पॉलीसेकेराइड है उसको ऑलिगोसेकेराइड में ब्रेक करना है, उसके बाद उसको हमको मोनोसेकेराइड में ब्रेक करना है। यानी कि पहले हम इसको छोटी छोटी चेन में तोड़ेंगे, छोटी छोटी चेन में तोड़ेंगे, इज दैट क्लियर। उसके बाद हम इसको और तोड़ने के लिए हमें क्या करना, मोनोसेकेराइड में बदलना है, यानी हमको ग्लूकोज की एक एक चेन को तोड़ना पड़ेगा। अब ये सिंपलर फॉर्म हो गया, एंड दिस इज अ एब्जॉर्बेबल फॉर्म। डाइजेशन का यही मतलब है। अब सपोज आप प्रोटीन खाते हैं, है? अगर इसको मैं रब करता हूं, अब आप प्रोटीन खाते हैं, ठीक है। प्रोटीन क्या है, प्रोटीन इज अ पॉलीपेप्टाइड, यानी कि ये अमाइनो एसिड की एक बहुत बड़ी लंबी चेन है, पॉलीपेप्टाइड, अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड। अब इससे ज़्यादा बनाएंगे तो बोर्ड से बाहर निकल जाएंगे। तो प्रोटीन हम पॉलीपेप्टाइड फॉर्म में खा रहे हैं, पॉलीपेप्टाइड फॉर्म में तो ये हो रहा, क्या बोलते हैं, एब्जॉर्ब होने से रहा, तो इसको पहले हमको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, यानी पॉलीपेप्टाइड को हमको डाइपेप्टाइड में तोड़ना पड़ेगा, डाइपेप्टाइड को हमको मोनोपेप्टाइड में तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। इज दैट क्लियर। सो दिस इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ complex food substances into simpler absorbable form, यानी कि पॉलीपेप्टाइड से हमको मोनोपेप्टाइड में तोड़ना पड़ेगा। ऐसे जैसे हम फैट्स लेते हैं, दैट इज ट्राइग्लिसराइड्स, ट्राइग्लिसराइड्स को हमको डाइग्लिसराइड्स और फिर मोनोग्लिसराइड्स में उसको तोड़ करके तब हमें उसको क्या करना पड़ेगा, एब्जॉर्प्शन करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर। हम लोग इसको डिटेल पढ़ेंगे, एक एक न्यूट्रिएंट्स को हम तोड़ेंगे, तोड़ने के लिए जो एंजाइम्स लगते हैं उस एंजाइम्स को हम यूज़ करेंगे, और यूज़ करने के बाद इन सबको हम तोड़ेंगे, क्योंकि इसके पहले मुझे आपको पूरे एलिमेंट्री ट्रैक्ट का स्ट्रक्चर या एनाटॉमी मुझे बतानी है। इज दैट क्लियर। नाउ डाइजेशन प्रोसेस बेटा दो तरीके से होता है। एक डाइजेशन प्रोसेस है मैकेनिकल, मैकेनिकल तुम समझ ही रहे हो, मशीन से उसको तोड़ फोड़ करना, ठीक है। जैसे तुमने मुंह में मान लीजिए कि एप्पल खाया, अब ऐसा तो नहीं कि पूरा का पूरा एप्पल मुंह के अंदर घुसड़ देते हो और वो गड़ाप से पेट में चला गया, ऐसा तो नहीं होता। आप उसको लेते हो, उसको क्रश करते हो, क्रश करने के बाद उसको आप छोटे 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 पीसेस में तोड़ते हो। छोटे छोटे पीसेस तोड़ने का मतलब क्या हुआ, यू आर यूजिंग अ मैकेनिकल प्रोसेस टू ब्रेक डाउन द फूड, ठीक है। उसको छोटे छोटे पीसेस में आप तोड़ते हो, लिख सकते हैं टू ब्रेक into smaller pieces of food particles,
इज दैट क्लियर? अब बायोकेमिकल का मतलब क्या हो गया? जितने भी हम एंजाइम्स को यूज करेंगे, जितने भी हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल के एंजाइम्स को या सिक्रीशंस को हम जो यूज करेंगे, उसके द्वारा जो फूड के पार्टिकल्स का, जिसको हम छोटे छोटे टुकड़े करके अपने डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर लेकर आए हैं, उसको हम एंजाइम के जरिए अब हम और उसको ब्रेक करेंगे, उसको हम अब और तोड़ेंगे। ठीक है, सो दिस इज हाउ द डाइजेस्टिव प्रोसेस goes on. One is the mechanical process. Mechanical is to break into smaller pieces of food particles. Another one is biochemical, जिसको हम एंजाइम्स के रूप में, मतलब एंजाइम्स इसको क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे और तोड़ेंगे। एब्जॉर्प्शन हम बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हमको पहले डाइजेस्टिव शुरू कर दें। ठीक है, नाउ अब हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है बेटा, वो डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा दो पार्ट में बटा हुआ है। ठीक है, मैं लिख दूं, डाइजेस्टिव सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। ठीक है, ध्यान देंगे, मैंने अभी बताया कि हम लोग मैकेनिकल प्रोसेस और बायोकेमिकल प्रोसेस दोनों यूज करते हैं डाइजेशन के लिए। डाइजेशन को मैंने आपको बताया था कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म के किसी भी फूड को सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन करना, और ऐसा सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन करना कि वो एब्जॉर्ब हो जाए। ठीक है, एब्जॉर्बेबल फॉर्म में उसको ब्रेक डाउन करना। ठीक है, तो इसीलिए डाइजेस्टिव सिस्टम को दो पार्ट में बांटा गया है। पहला इज एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल, and second one is accessory gland। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम दो पार्ट में बटा है, पहला है एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा है एसेसरी ग्लैंड्स। आपको जानकर हैरानी होगी कि एलिमेंट्री कैनाल जो है, द लेंथ ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज इक्वल टू 30 फीट्स। बाप रे बाप, अपने मुंह से लेकर और अपने डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के एंड तक में जो हमारा एनएस है, उस एनएस तक में हमारी एलिमेंट्री कैनाल की जो लेंथ है वो 30 फीट है बेटा, 30 फीट। अब 30 फीट को तुम अंदाजन कर लो कितना हो गया, ऑलमोस्ट 9 मीटर्स तक निकलेगी। ठीक है, क्योंकि 3.10 फीट्स का 1 मीटर होता है। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब हमको ये देखना है कि एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन से पार्ट आते हैं और एसेसरी ग्लैंड में कौन कौन से पार्ट आते हैं। ठीक है, तो चलो पहले मैं एलिमेंट्री कैनाल तो शुरू करते हैं। सबसे पहले खाना आप कहाँ लेके जाते हैं? मुंह में। तो मुंह इज कॉल्ड बक्कल कैविटी। ठीक है, यह एक कैविटी है ना, कैविटी मतलब हॉलो, ये कैविटी बक्कल कैविटी में लेके जाते हैं। बक्कल कैविटी के बाद आपका खाना किस में जाता है? ईसोफेगस में, ये भी आप जानते हैं। ईसोफेगस के बाद वो किस में जाता है? स्टमक में जाता है, तो तीसरा पार्ट है स्टमक। ठीक है, स्टमक के बाद वो किस में जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद वो खाना किस में जाता है? यहाँ पर एब्जॉर्प्शन होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, फिर जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन के बाद खाना आपका जाता है रेक्टम में। खाना नहीं, एक्चुअली अब यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन ने पूरे फूड को क्या कर लिया, जो भी उसके अंदर से न्यूट्रिएंट निकला उसको एब्जॉर्ब किया। लार्ज इंटेस्टाइन में जो नॉन एब्जॉर्बेबल फूड है, जो रफेज जिसको हम बोलते हैं, उसको क्या कर दिया? लार्ज इंटेस्टाइन में ठेल दिया। लेकिन एब्जॉर्प्शन लार्ज इंटेस्टाइन में भी होती है, और लार्ज इंटेस्टाइन में तो बहुत अच्छे अच्छे काम होते हैं, वो भी आपको बताएंगे। उसके बाद जितना भी रफेज का प्रोग्राम होता है, जितना भी जो क्या बोलते हैं अनडाइजेस्टेबल प्रोडक्ट है, वो सब का सब अनडाइजेस्टेबल प्रोडक्ट किस में जाके जमा हो जाता है? रेक्टम में। रेक्टम में किस फॉर्म में जमा हो जाता है बेटा? ये फीसेस के फॉर्म में। ठीक है, फीसेस यानी स्टूल के फॉर्म में जाके जमा हो जाता है। और उसके बाद जो लास्ट पार्ट है दैट इज एनएस। ठीक, एनएस के बाद ये क्या होता है? फीसेस बाहर और हमारा एलिमेंट्री कैनाल खत्म। इज दैट क्लियर? अब हम इसमें चलते हैं एसेसरी ग्लैंड में। एसेसरी ग्लैंड हमारे पास 3 टाइप के हैं।
एंड दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स। इसको तो आप बीच में कर दें। ठीक, आपको मालूम है हमारे खाने का ब्रेकडाउन और हमारे खाने का डाइजेशन, डाइजेशन मतलब ही ब्रेकडाउन होता है, एब्जॉर्प्शन नहीं होता डाइजेशन मतलब। डाइजेशन मतलब ही होता है कि ब्रेक डाउन कर देना सिंपलर फॉर्म में, जिससे कि वो एब्जॉर्ब हो जाए। इसीलिए इस चैप्टर का नाम है डाइजेशन। पहले तोड़ेंगे, एब्जॉर्प्शन, फिर एब्जॉर्ब करेंगे। अभी सब तोड़ने का प्रोसेस चलाएंगे हम लोग। ठीक है, तो एसेसरी ग्लैंड में बेटा इंपॉर्टेंट है सलाइवरी ग्लैंड। सब बताएंगे एक एक करके, बिल्कुल टेंशन मत लेना। थोड़ा सा लंबा चलेगा लेकिन तुम्हें एक एक पॉइंट समझ में आएगा। सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। उसके बाद लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ योर बॉडी इज लीवर। इसको आप लिख सकते हैं लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी। आपके बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड क्या है? लीवर है। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। इज दैट क्लियर? और तीसरा जो हमारा एक्सेसरी ग्लैंड है दैट इज पैनक्रियास। क्या है? साफ साफ लिख दूं, आप नोट डाउन भी करेंगे साथ साथ। दिस इज पैनक्रियास। ठीक है, पैनक्रियास एक ऐसा ग्लैंड है जो कि दोनों तरीके से काम करता है। एक ये काम करता है एक्सोक्राइन फंक्शन, जब हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे तब बताऊंगा डिटेल उसमें। एक ये काम करता है एक्सोक्राइन और दूसरा ये काम करता है एंडोक्राइन। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन का मैं सिंपल सा आपको डिफरेंस बता देता हूं कि जो ग्लैंड्स होते हैं, जो ग्लैंड्स अपने सिक्रीशंस को, वो ग्लैंड्स जो अपने सिक्रीशन को डक्ट के थ्रू डक्ट अपने सिक्रीशंस को इसमें छोड़ देते हैं, ब्लड में या जो उनका टारगेट ऑर्गन होता है उसमें। ठीक है, टारगेट ऑर्गन में। अभी सब समझ में आएगा, अभी स्टार्टिंग है, थोड़ा थोड़ा आपको समझ में नहीं आएगा तो मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड उसे बोलते हैं। एंडोक्राइन इसे ग्लैंड उसको बोलते हैं, इसके पास कोई डक्ट नहीं होती, इसे बोलते हैं डक्टलेस ग्लैंड। ये डक्टलेस है, कोई डक्ट नहीं। डक्ट मतलब होता है रास्ता। जैसे मान लो ये एक रास्ता है और यहाँ पर ये ग्लैंड्स लगे हुए हैं। ठीक है, ठीक है। अब इस ग्लैंड को अपने सिक्रीशन को छोड़ना है, तो ये अपने सिक्रीशन को यहाँ भरता है और ये सिक्रीशन इस डक्ट में चले जाते हैं। ठीक है, मान लीजिए स्टमक का एक कोई ग्लैंड है, ठीक है, और ये इसने क्या किया, अपने सिक्रीशन को यहाँ छोड़ दिया, बट वाया डक्ट, इस डक्ट के थ्रू उसने अपने सिक्रीशन को छोड़ा है। लेकिन जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं उनमें ये डक्ट नहीं होती है। ठीक है, वो अपने सिक्रीशन को डायरेक्टली ब्लड में क्या हो जाता है, छोड़ देते हैं। इज दैट क्लियर? डिटेल पढ़ेंगे, आस्ते आस्ते बढ़ते चले जाएंगे। जैसे जैसे हम बक्कल कैविटी पढ़ेंगे, इसको बहुत डिटेल पढ़ना है अभी। इज दैट क्लियर? ठीक है, चलो अब हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। इसमें मिटा दे रहा हूँ, तुम्हें पता ही कौन सा टॉपिक चल रहा है। मेरा ड्राइंग उतना अच्छा नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करूँगा आपको बहुत अच्छे से समझाने की, बताने की। ठीक है, अब देखो ये मैं थोड़ा बड़ा बनाऊंगा। ठीक है, ये तुम्हारी नोज है, नोज के पास ये नॉस्ट्रिल्स है। अब आप कहोगे कि सर ये नॉस्ट्रिल बनाने की क्या जरूरत है, जब तुम पढ़ा हमको रहे हो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन, ये नाक की क्या जरूरत है? अरे भैया, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर हमारे इस रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में है कि जब हम खाना खाते हैं तो सांस भी तो लेते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं कि आप आधा घंटा खाना खा रहे हो और आप आधा घंटा सांस ही नहीं ले रहे हो। तो ये जो साइमल्टेनियसली काम चलता है, उस काम के लिए कुछ ऐसे ऑर्गन्स हमारे पास फिट होते हैं। ठीक है, और वो जो ऑर्गन हमारे पास फिट होते हैं, उस ऑर्गन्स में मुझे आपको इन बातों को समझाना है। ठीक है, मुझे इन बातों को आपको बताना है कि कौन से ऑर्गन हमको एयर के साथ साथ फूड भी एंट्री करने के लिए हेल्प करते हो। अभी आप खुद ही समझ लोगे। ये नॉस्ट्रिल है, दिस इज बक्कल कैविटी। जो माउथ है इसे हम माउथ भी बोलते हैं और बक्कल कैविटी भी बोलते हैं। ठीक है, माउथ आम भाषा में, बक्कल कैविटी वैसे। ठीक है, अब थोड़ा सा
अब देखो ये पैसेज बेटा यहाँ चलता है, दिस इज अ पैसेज, ये पैसेज यहाँ पर शुरू हुआ। अब ये माउथ तो मेरा छुप गया, चलो मैं माउथ ऐसे करके बना ही देता हूँ ताकि तुम्हें पता रहे बक्कल कैविटी। अब बक्कल कैविटी के आगे से हमारा ये स्ट्रक्चर होना शुरू हो जाता है, स्ट्रक्चर स्टार्ट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। जैसे ही बेटा हम यहाँ पहुँचते हैं बक्कल कैविटी के बाद, दिस पार्ट इज कॉल्ड फेरिंग्स, ठीक है। इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, फेरिंग्स। फेरिंग्स एक ऐसा पार्ट है विच इज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब फेरिंग्स बेटा 3 भागों में बटा होता है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि मेरा थोड़ा सा डायग्राम में हाथ तंग है, ये एक्चुअली यहाँ से ऐसे करके ऐसे आता है। अब आप देख रहे हैं कि मुंह का भी जो हम खाना खाएंगे इसके थ्रू जाएगा, जो हम सांस लेंगे उसके भी थ्रू यहाँ से एयर जाएगी, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। अब फेरिंग्स के बेटा 3 पार्ट है, ठीक है, 3 पार्ट उसके लोकेशन के हिसाब से रखा गया है। ठीक, देखो यहां से जो फेरिंग्स निकल के आ रही है, ये जो फेरिंग्स निकल के आ रही है, दिस विल कॉल्ड नेजोफेरिंग्स। तो एक पार्ट तो इसका ये हो गया, इसको मैं हटा रहा हूं, ठीक है, नेजोफेरिंग। फिर जो बक्कल कैविटी में ये जो फेरिंग्स का पार्ट है, इसे हम बोलेंगे ओरोफेरिंग्स, सेकेंड पार्ट हो गया। अब तीसरा पार्ट कहाँ है देखते, ठीक है, अच्छा सॉरी, फेरिंग्स तो लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर ही बेटा आके एक स्ट्रक्चर और हो जाता है, मैं ऐसे बना रहा हूं ताकि आपको इसका थोड़ा सा डिफरेंस पता चल सके। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड लैरिंग्स, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड लैरिंग्स, ठीक है। और आपको मालूम है लैरिंग्स को हम लोग साउंड बॉक्स भी बोलते हैं, ठीक है। और यहां पर ही वोकल कॉर्ड्स लगी होती है, वोकल कॉर्ड्स जैसे गिटार में कॉर्ड होती है ना, आप गिटार का झिन 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 बजाते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर भी ये कॉर्ड लगी होती है। यानी जब हम बोलते हैं विद द हेल्प ऑफ एयर, तो ये कॉर्ड क्या होती है, वाइब्रेट होती है, और वाइब्रेट होने से क्या होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट जो